नमस्कार सभी को। हाय फ्रेंड्स, आई एम यशोवर्धन और ये है हजेला इस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो दोस्तों एक डिसीज़न आया है, मतलब दो डिसीज़न आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए हैं और अपने खुद के फैसले को भी बदला है। जैसे कि अरावली की डेफिनेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्व मोटो से अपने खुद के डिसीज़न को रिव्यू करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इस पर दोबारा से सोचेंगे, विचारेंगे। तो उस परिभाषा को जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था उस पर रोक लगा दी है। और दूसरी एक और खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक डिसीज़न पर भी रोक लगा दी है। ये उन्नाव से एक सांसद हैं, माफ़ कीजिए विधायक हैं, इनका नाम है कुलदीप सेंगर। इनके ऊपर रेप का चार्ज लगा हुआ था और ये करीब 2017 की बात है। और इनको ये एक पब्लिक सर्वेंट माना है सुप्रीम कोर्ट ने, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। लेकिन 1995 के आसपास का एक लाल कृष्ण आडवाणी जी के से संबंधित एक केस है, उसको नज़ीर मानते हुए कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पुलिस के कांस्टेबल को तो हम ब्यूरोक्रेट मानते हैं, माफ़ कीजिए हम पब्लिक सर्वेंट मानते हैं, लेकिन एक विधायक या सांसद को नहीं मान सकते। तो कोर्ट ने यही कहा कि न्यायाधीशों से भी गलती हो सकती है। तो यहाँ पर इनकी रिहाई पर भी रोक लग गई है। तो इन दोनों ही मुद्दों को आज हम जानेंगे। एक है अरावली का मुद्दा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला दिया, और एक है दुष्कर्मी कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका जो थी उस पर, इनकी रिहाई पर जो रोक लगी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इन दोनों ही मामलों में एक पर्यावरण का मुद्दा है और एक है जहां पर लोगों के राइट्स की बात की जाती है, सरकार के प्रति भरोसे की बात की जाती है, और हमारे कुछ इसके अलावा कानून की जो बारीकियां हैं उन सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि कुछ सुर्खियां बनी हुई हैं कि अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक, राइट। तो इसे देखते हैं। उसी तरह से अरावली को बचाना क्यों जरूरी, नियम बदलने के खतरे क्या, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछे 6 सवाल। इसके अलावा अरावली पर पलटा सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला, जाने अदालत ने क्या कहा। तो हम उन सारी बातों को जानेंगे कि क्या हुआ। पहले जो 100 मीटर की जो परिभाषा दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट जिस परिभाषा को सरकार ने दिया उसी परिभाषा को स्वीकार कर लिया। जनता ने जब विद्रोह किया, मतलब विरोध किया, जगह जगह एजिटेशन होने लग गए, स्व मोटो से सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उस बात को स्वीकार किया कि हाँ, पहले डिसीजन में कुछ गलतियां रही हैं, अब दोबारा से उन्हें दुरुस्त किया जाना जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले अरावली के मुद्दे पर ही बातचीत करते हैं। तो देखिए हुआ क्या, इन्हें देखते हैं और उस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं कि क्या हुआ। देखिए अरावली पर्वतमाला को लेकर के 20 नवंबर को एक, माफ कीजिए, दिसंबर को एक आदेश जारी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों के खनन पर उन्होंने कहा था कि राइट वो की जा सकती हैं, उसे मान लिया था। हालांकि 1995 का एक मामला और है जो कि अभी हम आगे चर्चा करेंगे, तो उसमें क्या है उस पर देखते हैं। जैसे कि हरियाणा के एक वन विभाग के ये रिटायर्ड अधिकारी हैं, फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर हैं, आरपी बलवान। इन्होंने भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की जो सिफारिशें आई थी, जो परिभाषा थी, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके अलावा बलवान ने क्या कहा था ये जान लीजिए। इन्होंने जो गोदावर्मन मामले में उन बातों को लेकर के चैलेंज किया था। तो पहले जान लेते गोदावर्मन मामला क्या है। तो ये है गोदावर्मन 1995 के एक ये फॉरेस्ट ऑफिसर थे, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर थे। इन्होंने भी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जिस पर कि केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही माना था कि जो कुछ भी है, जो कि ना केवल कागजों में वन के तौर पर दर्ज है, लेकिन अगर वो वास्तव में भी उस स्थिति में, वन की स्थिति में, चाहे वो झाड़ियाँ हो, पर्यावरण को बचाने की स्थिति में हो, उन्हें सबको जंगल के अंदर कंसीडर किया जाए। तो वन की एक बहुत ही व्यापक परिभाषा दी थी गोदावर्मन मामले में, और यहाँ पर उसी परिभाषा को दोबारा से स्वीकार करने की बात अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर लग रहा है कि तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने क्या कहा इसे समझते हुए कहते कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े आदेश को फिलहाल स्थगित रखा जाता है क्योंकि इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जांच की अभी ज़रूरत है।
तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो जस्टिस सूर्यकांत कहते कि हम निर्देश देते हैं कि समिति की सिफारिशें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष फिलहाल स्थगित रहेंगे और अगली सुनवाई जो होगी वो 21 जनवरी 2026 को होगी। और देखिए, जितने जहां से ये अरावली निकलता है, गुजरता है, उन सारे राज्यों को नोटिस जारी किया गया, उन राज्यों से पूछा जा रहा है और इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है उसको भी समय दिया गया कि वे भी आकर के अपनी बात रखें। तो और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अरावली जो पहाड़ी की जो परिभाषा है उसको लेकर के जो पहले की जो कमिटीज़ बनी हैं उन सभी की जांच की जाए और वर्तमान में की आवश्यकताओं को देखा जाए, भविष्य की आवश्यकताओं को देखा जाए। तो एक नई हाई स्तरीय मतलब उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, तो उसके लिए भी कहा है। और इसके अब यहाँ पे देखिए विवाद आखिर हो क्या रहा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को मान लिया था कि जो सरकार ने जो परिभाषा जो उन्हें सौंपी है उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने माना था कि अरावली की जो कि 800 किलोमीटर लंबी एक रेंज है जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, अगर कोई भी पहाड़ी 100 मीटर से कम है तो उसे वे अरावली के अंतर्गत नहीं रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और आई थी कि अगर एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है और ये पहाड़ियों की ऐसे चली जा रही श्रृंखला, इन दो पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो पहाड़ी रेंजेस अरावली रेंजेस का हिस्सा नहीं होगा। इस कारण यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आ रही थी और इसके कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब जो अरावली अब तक बची है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई थी, एक सर्वे निकाला था उन्होंने, जिससे पता चलता था कि पूरे के पूरे 800 किलोमीटर जो अरावली की जो रेंजेस हैं, जो कि पुराने बहुत लाखों अरबों साल पुराने हैं, जो कि दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में आते हैं, जो कि घिस चुके हैं, जिन्हें अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, ये घिस चुके हैं, तो इनकी ऊंचाई है बहुत कम। और इस पूरे के पूरे इलाके में देखा जाए तो सिर्फ 10% ही ऐसी चोटियां हैं जो कि 100 मीटर से ऊपर की हैं। 90% जो चोटियां हैं वो 100 मीटर से कम की हैं। तो इसका मतलब निकल रहा था कि सरकार खनन के लिए और दायरा बढ़ाने वाली है और एक दिन हो सकता है कि अरावली का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते कि जैसे हरियाणा में से भिवानी, राइट, तो तोशाम और महेंद्रगढ़ ऐसी दो ही जगह ऐसी जो 100 मीटर से ऊंची जहां पर चोटियां हैं। तो इसका मतलब हरियाणा से तो अरावली समाप्त हो जाता है। देखिए, हरियाणा से मेरा जुड़ाव है क्योंकि फरीदाबाद में पिछले 20-22 साल से वहां रह रहा था, वो सारी अरावली रेंजेस मेरी देखी हुई हैं। अब अगली बात करते हैं। अगर इस तरीके से इस परिभाषा को मान लेते तो 90% अरावली तो समाप्त हो जाता, यहां समस्या। और देखिए, अरावली बेसिकली अगर हम बात करें तो राजस्थान में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है और दिल्ली के लिए भी, उत्तर भारत के लिए। कैसे कि जो थार मरुस्थल से चलने वाली जो रेतीली हवाएं हैं ये उन्हें रोकने का काम करती है और वे दिल्ली या फिर हम बोलेंगे कि पूर्वी राजस्थान की तरफ रुख नहीं कर पाती, जिसके कारण मरुस्थलीकरण रुक जाता है। दूसरी बात, इन जो पहाड़ी श्रृंखला है अरावली की, यहाँ पर अगर देखें तो बहुत सारे वन्य प्राणी, पशु पक्षी या हम वनस्पति के लिए कहें तो एक अच्छा आवास, हैबिटेट उपलब्ध कराता है, वो जरूरी है। फिर यहाँ पर जो बारिश होती है तो यहाँ पे बारिश का पानी रिस रिस के धरती के अंदर जाता है और यहाँ से कई सारी जीवनदायिनी नदियाँ भी निकलती हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर पैदा हो जाता अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को रिव्यू नहीं करता। तो सरकार के लिए तो यूं समझिए कि तैयार बैठी थी कि वो अरावली श्रृंखलाओं को बेच देती और निजी क्षेत्र आ जाता और यहां पर लगातार उत्खनन करता और फिर पर्यावरण के लिए समस्याएं पैदा होती तो दिक्कत हो जाती। अब देखिए, अब यहां पर अगर हम देखें लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, तो जो बातें अभी तक हमने आपको बताई, इनमें कुछ बातें मैं और जोड़ देता हूं। जैसे कि पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली को सिर्फ ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके पर्यावरणीय, भूगर्भीय और जलवायु संबंधी जो महत्व है उसके आधार पर परिभाषित किया जाना है। यही क्यों वे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ों और पहाड़ी प्रणालियों को उनकी जो पहचान होती है उनके काम से होती, ना कि ऊंचाई से, कि वे किस तरह का काम करते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें कि जमीन का कोई भी हिस्सा जो भूगर्भीय रूप से अरावली का हिस्सा हो और जो पर्यावरण संरक्षण या रेगिस्तान बनने से रोकता हो,
अगर वो ऐसा कुछ भी, चाहे उसकी ऊंचाई कुछ भी हो, उसे अरावली मानना चाहिए। तो अब पर्यावरणवादी हो, आम जनता हो, सब इस बात की मांग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी वो इस बात को समझेगी कि देखिए, जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, विकास लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में कहीं तो एक रोक लगाने की एक लिमिट बनानी आवश्यक है। तो मेरी उम्मीद ये है कि ये शायद वही काम करेगा। अब यहां सरकार क्या सोचती है, क्या कहती है, इसे हम वन एवं पर्यावरण मंत्री जी के शब्दों में समझ सकते हैं। भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि अरावली श्रृंखला का सिर्फ लगभग 2% हिस्सा ही संभावित रूप से खनन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए, यहीं से कंफ्यूजन है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई 2%, लेकिन साफ साफ जब पता चलता है कि अरावली की अगर चोटियां देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से ऊपर की हैं। इट मीन्स 90% तो आप खत्म कर देंगे, क्योंकि जो परिभाषा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताई, सुप्रीम कोर्ट ने जिसे मान लिया था, उसके आधार पर तो खत्म हो जाएगी। जब ये विवाद बढ़ा तो क्या किया केंद्र सरकार ने? विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने अरावली रेंजेस में नए खनन पट्टों को, लीज को जारी करने पर रोक लगा दी है और बोला कि जो पुराने पट्टे जो दिए, खनन हो रहा है, उस पर भी निगरानी की जाएगी। देखिए, अब ये सब हो कब रहा है? ये सब चीजें अगर हम देखें तो ये कब कर रहे हैं? 24 दिसंबर को, जब खूब हो हल्ला मच गया, खूब विरोध होने लग गया। और ये अपनी तरफ से तो भूपेंद्र यादव जी ने ये तक से कह दिया था कि सोशल मीडिया, यूट्यूब के चैनल और जितने भी पर्यावरणवादी जानबूझ करके शोर मचा रहे हैं और सरकार के विकास कार्यों को रोक रहे हैं। इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि अगर पर्यावरण बचा रहा तो हम भी बचे रहेंगे। तो सरकार को अब समझना होगा, जनता के व्यापक दबाव के आगे सुप्रीम कोर्ट ने स्वमोटो से अपने को बदलने की जब शुरुआत की तो सरकार को भी बदलना होगा। इस बात की हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपने आप को बदलेगी। हालांकि कांग्रेस तो बिल्कुल पर्यावरण मंत्री का इस्तीफा मांग रही है और वे कह रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं, देखिए वे कहते हैं, जहां जयराम रमेश ने लिखा हुआ है कि प्रस्तावित पुनर्परिभाषा का जो परिभाषा, जिसे 100 मीटर वाली परिभाषा को भारतीय वन सर्वेक्षण, सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और स्वयं एमिकस क्यूरी जो थे, उन्होंने भी इनकार किया था मानने से। तब भी सरकार ने इस परिभाषा को थोप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न जाने उस वक्त क्यों मान लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बेहतर कदम उठाया कि अपने अंदर सुधार किया और उस परिभाषा पर ही रोक लगा दी, नए खनन पर रोक लगा दी। चलिए, अब विशेषज्ञ क्या कहते हैं इसे जान लेते हैं। वे कहते हैं कि अरावली उत्तर पश्चिम भारत में रेगिस्तान बनने से रोकती है, भूजल को रिचार्ज करती है और लोगों की आजीविका भी प्रदान करती है। कुल मिलाकर के आजीविका या भूजल रिचार्ज करना या मरुस्थल को रोकना, तो ये तो एक जीवन रेखा का काम है। तो अरावली न केवल गुजरात से लेकर दिल्ली तक को एक उस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए जीवन रेखा के तौर पर काम करती है, बल्कि पूरे के पूरे उत्तर भारत के मरुस्थलीकरण से रोकने का भी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो एक तो ये डिसीजन हो गया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें अरावली के मुद्दे पे क्या। दूसरा और एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसे भी जान लेते हैं, वो क्या है। देखिए, ये विधायक कुलदीप सेंगर हैं जो कि बीजेपी से विधायक रहे हैं और इन्होंने एक रेप, चलिए इनका पूरा घटनाक्रम समझा देता हूं, बेहतर होगा। तो उस घटनाक्रम को भी मैंने यहां पर नोट कर रखा है, तो चलिए हम यहीं पे बात करते हैं। उन्नाव गैंग रेप केस क्या है, जब तक हम इसे नहीं जानेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए हुआ क्या, 4 जून 2017 को ये बीजेपी के विधायक थे कुलदीप सेंगर जी नहीं लगाऊंगा, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा ब्लंटली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने उस लड़की का रेप किया। वह लड़की लगातार प्रशासन के चक्कर काटती रही, पुलिस थानों के, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए क्या किया गया, उसके पिता को पेड़ से बांध करके पीटा गया और ऐसे में यहाँ पर कुलदीप जो विधायक था, उसका भाई अतुल और उसके लोग भी इसमें शामिल थे। अब यहाँ पर हुआ क्या, आगे देखते हैं। 8 अप्रैल 2018 को जो पीड़ित महिला है वो लखनऊ जाती है, मुख्यमंत्री आवास के सामने अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास करती है। हालांकि सुरक्षाकर्मी उसे बचा लेते हैं।
फिर अगली खबर आती है कि जब पीड़िता के पिता पुलिस कस्टडी में थे तो कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, और ऐसे में कुलदीप सेंगर, उसका भाई और एक और वहाँ पे जो थाना था माखी थाने के एसएचओ समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, और हालांकि इन्हें बाद में सजा भी हुई है। अब ये हो हल्ला बहुत मचता है तो इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है 2018 में ही। कहाँ पर? अब 12 अप्रैल 2018 को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब यहाँ पे सीबीआई को केस ट्रांसफ़र होता है, सेंगर के विरुद्ध मामला दर्ज होता है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इसी दौरान एक और घटना होती है। पीड़िता की मदद कर रहे थे पीड़िता के चाचा, और उनके विरुद्ध एक 19 साल पुराना जो मामला था उसे खोला जाता है, उसमें उन्हें सजा दिलाई जाती है और उस मामले में उन्हें 10 साल की सजा हो जाती है। अब पीड़िता पड़ जाती अकेली। अब क्या होगा अगला? ऐसे में पीड़िता एक दिन 28 जुलाई 2019 को अपनी मौसी, चाची और अपने वकील के साथ जा रही थी। तभी एक ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें कि उसकी मौसी और चाची की मौत हो गई, बचे वकील साहब और पीड़ित महिला। ऐसे में अब कुलदीप के विरुद्ध एक और मामला दर्ज होता है, साजिश रचने का मामला दर्ज हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में उन दिनों चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई साहब। इन्होंने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया और 30 हजारी कोर्ट में शिफ्ट कर दिया। 45 दिनों तक लगातार सुनवाई चली और फिर 21 दिसंबर 2019 को कुलदीप सेंगर को दोषी पाया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। अब यहाँ से तस्वीर बदलेगी। तो इसे सजा होती है दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में 21 दिसंबर 2019। अब चलते हम आगे की कहानी कैसे शुरू हुई। तो देखिए हुआ क्या, ये जो रेपिस्ट विधायक था, पूर्व विधायक, उन्नाव रेप केस के नाम से जिसे हम जानते हैं, यहाँ पर कुलदीप सेंगर के लिए अब इसने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई और हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को इसको जमानत दे दी, ये कह के कि ये ऑलरेडी 7.5 साल से जेल में हैं, राइट। तो इसको मिल जाती यहाँ पर जमानत, लेकिन सीबीआई उस जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, अभी आज हम ट्यूसडे को बात कर रहे हैं, मंडे को चीफ जस्टिस, मतलब यहाँ 3 जजेस हैं, तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, जस्टिस महेश्वरी जी और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मछली की बेंच ने एक डिसीजन दिया। जस्टिस सूर्यकांत जी ने क्या कहा इसे समझते हैं। कोर्ट को लगता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों को पर विस्तार से चर्चा जरूरी है, विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगानी, मतलब अगर जमानत दे दी गई है तो बिना उसे सुने रोक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन यहां पर सर क्या किया देखिए, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका, वो सजा काट रहा, इस वक्त रिहा नहीं हुआ था। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। देखिए अभी जो कुलदीप सेंगर था दूसरे एक और मामले में जेल में था, वो सजा काट रहा था, उसे रिहा नहीं किया गया था, लेकिन एक मामले में तो उसे जमानत मिल गई थी, अगले मामलों में भी ले। देखिए जो संपन्न लोग हैं, जिनके पास साधन हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसी तिकड़म बढ़ाते हैं, अपने लिए महंगे वकील कर लेते हैं, गवाहों को प्रभावित कर देते हैं, सबूतों को नष्ट कर देते हैं, और ऐसे में ये कई बार या तो जमानत पा जाते हैं या बेदाग बरी हो जाते हैं। ध्यान रखें, ये जितने प्रशासनिक अधिकारी, एमएलएज या पैसे वाले लोग हैं, इसी तरीके से झूठे मामलों में दूसरों को फंसा देते हैं और खुद पर लगाए गए मामलों से बच करके बाहर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को समझा। अब देखिए यहाँ पर किन मुद्दों पर चर्चा हुई वो जानते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जस्टिस सूर्यकांत ने, इसको जानिए। वे कहते हैं कि देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मामला यहाँ ये आया था, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दलील को स्वीकार कर लिया। वे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जो विधायक है जनप्रतिनिधि नहीं है। अब यहाँ पर समस्या है और पॉस्को के अंतर्गत तो भाई माना जाएगा, और अगर एक पुलिस कांस्टेबल को माना जा रहा है तो विधायक को कैसे, तो यही बात आएगी। देखिए वे क्या कहते हैं, जैसे सूर्यकांत जी कहते हैं कि पॉस्को कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को यदि लोक सेवक माना जाता है
तो किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को इस दायरे से कैसे बाहर रख सकते हैं? अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। ये जो लाइनें बड़ा सुकून देती हैं कि कोर्ट समझ रही है कि वाकई में अन्याय हो रहा है, इस बात को समझिएगा। हालांकि कोई भी आ सकता है सामने, जैसे कुलदीप सेंगर के परिवार के लोग आ रहे हैं, वे कह रहे हैं अन्याय हो रहा है, रिलीज होना चाहिए उनको, उन्होंने इतनी सजा काट ली। लेकिन जब कोई बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो उससे कमजोर को बचाना भी यहाँ पर बहुत आवश्यक होता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने रोल को यहाँ पर अच्छे से प्ले कर रहा है। देन जस्टिस महेश्वरी ने कुछ सवाल उठाए यहाँ पर। वे कहते हैं कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा भी है या नहीं कि आरोपी धारा 376 के तहत दोषी है या नहीं, मतलब इस बात को नहीं। इस पर वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि किसी कानून में दूसरे कानून की परिभाषा उधार लेकर लागू नहीं की जा सकती। यहाँ पे मामला आ रहा था कि पॉस्को से रिलेटेड, क्योंकि 376 के मामले में होता है, अगर रेप का चार्ज सही पाया जाता है तो व्यक्ति को अधिकतम 20 साल की सजा होती है और इसके अलावा पूरी उम्र भी उसे कैद रखा जा सकता है। तो इन बातों पर यह बात हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हुई। तो इस दौरान यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी जी के केस का जिक्र हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ तो पहले हम जान लेते थोड़ा लाल कृष्ण आडवाणी का केस। सीबीआई ने एल.के. आडवाणी जी के अगेंस्ट एक केस दर्ज किया था, 97 की बात है ये, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। यहां पर आरोप लगाया गया था कि सरकारी फायदे के बदले राजनेताओं को अवैध फंड दिए जाते हैं। तब यह कानूनी प्रश्न उठा था कि क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि के विरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी कानून क्या इस मकसद से लागू किया जा सकता है कि वे एक सरकारी कर्मचारी हैं। तब यहां पर माना गया कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वे भी भ्रष्टाचार निवारण कानून के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए यहां पर जब पॉस्को एक्ट की बात आई तो माना गया कि जब एक सांसद भी आ सकता है या चुना हुआ जनप्रतिनिधि आ सकता है भ्रष्टाचार के कानून के तहत, तो यहां पर पॉस्को के अंतर्गत एक जनप्रतिनिधि जो कि उस वक्त विधायक था कुलदीप सेंगर क्यों नहीं आ सकता, मुद्दा यह आया। तो उसी बात को यहां पर रखा गया है कि अगर मान लीजिए यहां पर क्या, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र हुआ। सीबीआई ने 97 में आडवाणी केस का हवाला देते हुए दलील दिया कि चुने हुए विधायक को आपराधिक कानूनों के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है, जैसे कि आडवाणी केस में माना था। राइट, इसके पहले मैंने आपको बताया कि आडवाणी केस में क्या हुआ था। भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने कहा कि वहां पर भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। राइट, तो उसी तरीके अगर विधायकों को भ्रष्टाचार जैसे अपराधों के लिए सरकारी कर्मचारी माना जा सकता है तो बच्चों के खिलाफ हुए यौन अपराधों से जुड़े मामलों में भी यह सिद्धांत लागू होगा, उसी समान शक्ति से लागू होना चाहिए। यह एक बड़ी बात है। सीबीआई ने कहा यहां पे अपना पक्ष, पॉस्को के तहत सरकारी कर्मचारी की परिभाषा से विधायकों को अगर बाहर कर दिया गया तो यह कानून अपना उद्देश्य खो देगा, समाप्त हो जाएगा। ये एक बड़ी बात थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और उसी के हिसाब से यहां पर उन्होंने अपना डिसीजन दिया। राइट, तो अब यहां पर अब तक हमने देखा कि क्या हुआ। तो एक बड़ी जो चीज थी जिसकी कि पूरा देश उम्मीद कर रहा था और वही चीज अब यहां पर हुई कि उन्नाव रेप केस के आरोपी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, उसकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और यहां पर एक बड़ा प्रश्न है जिस पर की बात आई कि क्या एक चुना हुआ व्यक्ति जनप्रतिनिधि पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है। तो आडवाणी के केस में स्थापित हुआ। इसके अलावा कुलदीप सेंगर के मामले में भी यह स्थापित किया कोर्ट ने कि एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी पब्लिक सर्वेंट के तहत, उस कैटेगरी के तहत आएगा, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या पॉस्को से रिलेटेड कोई मैटर हो। तो दो बड़े मामले थे, एक जहां पर कि कानून की व्याख्या से संबंधित था, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के निर्णय को बदला जो अरावली की परिभाषा को लेकर के उनसे एक निर्णय हो गया था और उसको, अपनी गलती को उन्होंने स्वीकार करते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी अब गठित कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर एक मेरी कोशिश है कि हम उन अच्छी चीज़ों को जानें जो कि लगातार इस देश में कोशिश की जाती है अदालतों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा
और इसके अलावा सोशल मीडिया के द्वारा या एक्टिविस्ट के द्वारा जो एक अच्छा रोल प्ले किया जाता है कि कैसे इस देश को और बेहतर बनाया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से दोनों केसेस के बारे में आपकी जानकारी जरूर बढ़ी होगी, एक समझ बनी होगी और अदालत के प्रति आपका भरोसा और ज़्यादा कायम होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला IAS अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज IAS। मैं आपसे अभी से एक अनुरोध करता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। इसके अलावा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें मिलता है मोटिवेशन और हम और भी आपके लिए रिसर्च करके जानकारियां लाते रहेंगे और अपनी तैयारी भविष्य की जारी रखिए, अपनी लर्निंग की जर्नी को रोकिए मत। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अगले दिन एक नए मुद्दे के साथ। थैंक यू सो मच।